आज का हमारा जो विषय है वो विषय है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और उसका जो मुख्य शीर्षक है, इसकी प्रेस विज्ञप्ति हिंदी और इंग्लिश में मैं आपको प्रेस वार्ता के बाद जरूर अवेलेबल कराऊंगा कि किस तरह से 10 साल में जो पिछले 10 साल रहे हैं वो 10 साल अन्याय के काल रहा है। पूरी तरह से हर क्षेत्र में अन्याय होता हुआ इस शासन काल में नजर आया। 2014 में अगर आप मोदी जी के भाषण सुनेंगे, केंद्र सरकार के तमाम लीडर्स के वादों को सुनेंगे, तो स्वयं हमें भी लज्जा आएगी और उनको भी लज्जा आएगी कि उन्होंने कौन कौन से भाषण देकर सत्तासीन वो लोग हुए। और वर्तमान में जिस तरह का अन्यायपूर्ण दौर चल रहा है, जिसमें चाहे आर्थिक अन्याय हो, चाहे सामाजिक अन्याय हो, चाहे राजनीतिक अन्याय हो, उसी को तत्वाधान में ध्यान में रखते हुए माननीय राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी इम्फाल मणिपुर से लेकर और मुंबई तक की एक यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने जा रही है। किसानों को ऊपर अन्याय हुआ है। हम सबको याद है 3 काला कानून आए थे और उस समय क्या हुआ, 700 के ऊपर किसान लोग शहीद हुए थे। सबको याद है। मोदी जी ने श्रद्धांजलि भी नहीं दिया, एक शब्द भी नहीं बोला। अन्याय है किसानों के ऊपर। और आपको पता है एनसीआरबी के रिपोर्ट के ऊपर, मैं नहीं बोल रही हूं, कांग्रेस पार्टी नहीं बोल रही हूं, कहा गया है कि हर घंटे एक किसान आत्महत्या कर रहा है। यह 2022 का रिपोर्ट है। भेदभाव हम देखते हैं दलितों के ऊपर, आदिवासी के ऊपर, अल्पसंख्यक के ऊपर, पिछड़े वर्ग के ऊपर। मुसलमान के जो घर बुलडोज करते हैं, क्रिश्चियन के जो चर्च हमने देखा मणिपुर में 200 के ऊपर जलाया गया है। बहुत आदिवासी दलित लड़कियों का बलात्कार हो रहा है देश में, लेकिन मोदी जी चुप है। तो आज ये सामाजिक न्याय, ये आर्थिक न्याय, ये राजनीतिक न्याय, इस देश का फेडरलिज्म, इस देश की संवैधानिक संस्था, इंस्टीट्यूशंस, इन्हें सब बचाने के लिए और इन सब मजलूमों को न्याय देने के लिए भारत जोड़ो के साथ अभी न्याय जोड़ना जरूरी है। ये वादा हमने किया था। ये वादा इस देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानी लाखों ने जो फांसी गए, जो गोलियों से भून दिए गए, जिन्होंने सर्व त्याग किया, बंगाल का उसमें योगदान बहुत बड़ा रहा है। ऐसे लोगों ने जो एक वादा किया था खुद से कि हमारा स्वाधीन भारत कैसा होगा, और जो संविधान की आप प्रस्तावना देखोगे तो प्रस्तावना से सारी बातें मेल खाती है। तो ये भारत जोड़ो के साथ भारत न्याय नहीं जब तक यात्रा तब तक। तो राहुल जी ये कर रहे हैं। ये अगर आप सोचोगे कि जिसने घर में 2 मौतें देखी हैं, वो आदमी अगर बिना एसपीजी, बिना सिक्योरिटी के, पर्याप्त सिक्योरिटी के अगर लोगों के बीच में जाता है, तो उसमें देशभक्ति का जज्बा क्या होगा, देश के लिए कितना प्यार होगा। और आज वो यात्रा नहीं होनी चाहिए। इसकी सारी कोशिश पूरी ताकत से केंद्र सरकार, मणिपुर की सरकार पर दबाव डालकर वो नहीं होनी चाहिए, इसकी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये कांग्रेस है, ये ब्रिटिशों से तब नहीं डरी थी, तो आज इनसे डरने का कोई कारण नहीं है। हमारे देश में ऐसे शासन चल रहा है जहां पे लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। सच्चाई को कोई सुनना नहीं चाहता है या सच्चाई सुनने की हिम्मत नहीं रखते। आवाजों को बंद किया जाता है। पार्लियामेंट में भी हम देखते हैं किस तरीके से जब पार्लियामेंट्रियंस की माइक को बंद किया जा सकता है, तो आम जनता के साथ क्या हो रहा है। कि बीते 10 सालों में जो इस देश ने देखा है कि देश का किसान, देश का युवा, देश का नौजवान
देश की बेटियां, देश का जवान, सब लोग प्रताड़ित किए गए। दलितों का दमन इस देश ने देखा है। आप याद करिए, बरेली की रैली में फरवरी 2016 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था, किसान भाइयों में आपकी आमदनी दोगुनी कर दूंगा। आज 2023 में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार का एनएसएसओ ये रिपोर्ट जारी करता है कि देश में किसानों की आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन रह गई। आपको जानना चाहिए कि यह हाल क्यों हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य और व्यवहार का अंतर हमको साफ दिखाई देने लगा। कहते ना, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो सबसे पहला निर्णय लिया अपनी सत्ता में आते ही, वो क्या था? वो था जो 150 रुपए का समर्थन मूल्य पर किसानों को बोनस दिया जा रहा था, उसका एक आदेश जारी किया और कहा कि जो भी प्रांतीय सरकारें ये बोनस देना प्रारंभ रखेगी, उसका हम प्रिक्योरमेंट पीडीएस के अलावा बंद कर देंगे। अर्थात वो बोनस बंद करा दिया। दूसरा निर्णय था, एक के बाद एक किसानों के खिलाफ जमीन हड़पने के अध्यादेश लेकर आए, जिसको राहुल गांधी जी ने दृढ़ता से लड़ाई लड़ी और आखिरकार भाजपा की सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तीसरी बात थी कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं विश्व की सबसे अच्छी फसल बीमा योजना लेकर आ रहा हूं। उस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का हाल यह है कि निजी कंपनियों ने 40,000 करोड़ रुपए कमाए और आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगे कि प्रधानमंत्री जी के प्रांत गुजरात ने वो योजना बंद कर दी। एक के बाद एक 6 प्रांतों ने उस योजना पर ताला लगा दिया, क्योंकि वो किसानों की नहीं, धन्ना सेठों के मुनाफे की योजना थी। फिर प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं एक पीएम आशा स्कीम लेकर आ रहा हूं, प्राइस डिफिशियंसी स्कीम। जब भी बाजार में फसलों के दाम कम मिलेंगे तो केंद्र की सरकार इंटरवीन करेगी और अपनी तरफ से किसानों को वो आर्थिक मदद पहुंचाएगी, ताकि किसानों का उसका नुकसान ना हो। 2021-22 में 500 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर ने बताया कि उसमें से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रिवाइज एस्टीमेट में सिर्फ 1 करोड़ रुपया कर दिया और एक भी पैसा खर्च नहीं किया। इस बजट में उस योजना में सिर्फ 1 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है। प्रधानमंत्री जी ने इस देश को किसानों की तरक्की का जो वादा किया था, उसका हश्र क्या किया? 2020-21 से लेकर आज 23 तक 80,000 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर बजट के खर्च ही नहीं किए, वो सरेंडर कर दिए। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ रुपए की बड़ी बातें कही थी, वो लोन की योजना थी जिसमें सिर्फ 10,000 करोड़ रुपए के लोन दिए गए। कहने का आशय यह है कि किसानों से जो वादा किया था उसके खिलाफ काम किया। और आपको चौंकाने वाला एक तथ्य और बताता हूं, इन्होंने कहा कि हम पीएम किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए सालाना किसानों को देंगे। पहली बात तो 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर इनपुट कॉस्ट, खेती की लागत बढ़ा दी। 2,86,000 करोड़ रुपए हर साल किसानों की जेब से प्रधानमंत्री जी निकाल लेते हैं। और उस योजना में भी 2,30,00,000 किसानों का नाम काट दिया गया है। सबसे अधिक नुकसान हुआ है उत्तर प्रदेश के किसानों का। 59 लाख किसानों का नाम उस प्रधानमंत्री का जो 6,000 रुपए सालाना देते हैं, उसमें सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है वो उत्तर प्रदेश के किसानों का हुआ है। तिल तिल कर, तड़प तड़प कर किसानों को 1 साल तक जो 3 कानून लेकर आए थे, काले क्रूर कानून, तड़पाया गया और उनकी मंशा के खिलाफ वो कानून बनाए गए। दूसरा बड़ा विषय है इस हिंदुस्तान में, वो है महंगाई का। आज जनता त्राहिमाम कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपने लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया था। तो आप जानते हैं अन्याय और अत्याचार का हालात है, माहौल है और इसमें न्याय की सख्त जरूरत है। इसलिए हमने न्याय जोड़ा। किस तरह का न्याय? आर्थिक अन्याय है, विषमताएं हैं, बेरोजगारी है, मंदी है, मुफलिसी है और व्यापक हो रही है। आप जानते हैं कि ये सरकार की नीति हमेशा रही है कि गरीबों की जेब में पैसा हाथ डालें और पैसा निकालें और बड़े बड़े कारोबारियों को दे दें या अपनी तिजोरी भरें, क्योंकि वो जानते नहीं कि कैसे सरकारी तिजोरी भरी जाती है।
बेरोजगारी तो हद ही कर दी। जो नए आते आए हैं इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर युवक कितने बेरोजगार हैं। और मैं तो उनकी बात ही नहीं कर रहा जो मायूस, जो महरूम युवक, जो नौकरी ढूंढने भी नहीं जा रहे, 40% उनके आंकड़े हैं। गरीबी है, गुर्बत है। और यहां पर प्रधानमंत्री कहते हैं लाल किला से 140 करोड़ मेरे देशवासी। आपको कैसे पता 140 करोड़ है? आपने तो जनगणना तक नहीं कराई। आप जानते तक नहीं कि उस मुल्क कितने गरीब हैं, किनको सहायता की जरूरत है, कितने जरूरतमंद हैं, कितने त्रस्त हैं, कितने परेशान हैं, कितने मायूस हैं। आप जानते तक नहीं, क्योंकि आपने जनगणना तक नहीं कराई। तो एक तरफ आर्थिक मंदी है, कार्य ठप है, मांग है नहीं, बेरोजगारी ज्यादा है, और दूसरी तरफ यहां पर कार्यपालिका का आतंक है। जो सरकार है उसने सारे हथियार अपने आप अंदर ले लेते हैं, और जितनी भी एजेंसियां हैं उनको अस्त्र बनाकर विपक्ष के ऊपर फेंक देते हैं। जो उनके मन में आता है, जिनसे वो गले लगाते हैं, वो सब छूट जाते हैं। और का हाल आप जानते हैं। तो इस तरफ आप देखें वहां पर अन्याय है, हमारे सरहदों पर अन्याय है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि न कोई घुसा हुआ न घुसाया है। और मैं पूछना चाहता हूं कि 19 कोर कमांडर मीटिंग हुई कैसे, जब न कोई घुसा है न कोई घुसाया है। तो जहां तक देखें वहां पर अन्याय है, अत्याचार है। तो इस यात्रा का मकसद यही है। अगर आंकड़े देखे जाए तो सरकारी आंकड़े हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2012 में जो 1 करोड़ नौजवान बेरोजगार थे, 2022 के अंदर उसकी संख्या बढ़कर के 4 करोड़ हो गई। 45 वर्ष में इतनी बेरोजगारी नहीं जो आज की तारीख में बेरोजगारी है। महंगाई देखें तो महंगाई आसमान छू रही है, और महंगाई के जरिए अगर मैं कहूं तो पेट्रोल डीजल ही नहीं बल्कि खाने का तेल हो, जीवन आवश्यक वस्तुएं हैं, आटा चावल दाल दही दूध, तमाम सारी चीजें जो है वो महंगी हो गई है। हर चीज पर जीएसटी लग चुका है। और जीएसटी, अगर जीएसटी की बात करें तो मेरे ख्याल से हवाई चप्पल का जिक्र प्रधानमंत्री जी ने करा था कि मैं हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में देखना चाहता हूं। लेकिन आज उसी प्रधानमंत्री ने हवाई चप्पल से लेकर हवाई जहाज तक जीएसटी लगाई। हवाई चप्पल पर भी जीएसटी है, पहनने की चीज हो, ओढ़ने की चीज हो, खाने की चीज हो, सब पर जीएसटी है। और शाहूकारों के लिए या जो धनवान है, धन कुबेर है, हीरे जवाहरात पर मात्र जीएसटी 3% है, खाने पर 5% से लेकर 8%। जो 10 साल में हालात पैदा हुए हैं केंद्र की सरकार के, अगर आप प्रचार, विज्ञापन, प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज हटा दें, तो देश की वास्तविकता है, जो देश की हकीकत है, किसानों की, नौजवानों की, मध्यम वर्ग की, लघु उद्योगों की, उन सब असलियत को उजागर करने के लिए, लोगों को न्याय दिलाने के लिए देश में जो अजीब तरह का माहौल बना रखा है। इस देश में जो सामाजिक संस्थाएं हैं जिनको 70 साल से अलग अलग सरकारों ने पोषित किया, सिंचित किया, बहुत मजबूत बनाया, उन सब संस्थाओं को लगातार एक सोचे समझे साजिश के तहत लगातार खोखला करने का काम इस सरकार ने 10 साल में किया है। हम सब जानते हैं कि दबाव की राजनीति हो रही है, आक्रमण की राजनीति हो रही है, टकराव की राजनीति हो रही है। दबाव की राजनीति ऐसी है कि तमाम एजेंसीज का दुरुपयोग सरकार खुले कर रही है। विपक्ष के तमाम नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, सीबीआई हो। तो केंद्र की एजेंसीज का दुरुपयोग करना, लोकतंत्र को कमजोर करना, संस्थाओं को खोखला करना, ये सब काम 10 साल में हुआ है। महंगाई के बारे में मुझे बहुत ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हम सब जानते हैं, पेट्रोल हो, डीजल हो, खाद्य सामग्री हो, उन सब चीजों का जिस तरह से बेतहाशा जिस तरह से कीमतें बढ़ी हैं, वो हम सब लोग उस चीज को देख रहे हैं। क्योंकि भाजपा की जो सरकार सत्ता में आई थी, वो यही कहते हुए आई थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, उसके बाद डैश सरकार, पर वो महंगाई की मार कहीं भी दूर होती भी नजर नहीं आ रही। हमने देखा था अभी पिछले राजस्थान के चुनाव में भी इन्होंने पेट्रोल डीजल, राजस्थान के पेट्रोल डीजल पर, जबकि स्टेट गवर्नमेंट का डायरेक्ट कोई उस पर कंट्रोल नहीं है, उसको मुद्दा बनाया था। लेकिन उनकी सरकार आने से भी कोई विशेष फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि जो कुछ है वो केंद्र सरकार के हाथों में। तो और आप ये देखिए,
किसानों के साथ और खेती किसान जो लोग हैं उनके साथ किस तरह से हुआ, काले कानून लाए गए, किसानों को 1 साल लगातार सड़कों पे बैठे रहना पड़ा। उसके बाद ये सरकार ने वो कानून रोल बैक किया और जिसमें 700 से अधिक जो किसान हैं उनकी मृत्यु हो गई और जिसके बारे में इस सरकार को कोई संवेदना आज भी दिखाई नहीं देती। अब ये देखिए, अगर हम महिलाओं की बात करें, महिलाओं के मुद्दों पे बात करें, तो जितनी असंवेदनशील सरकार ये दिखती है महिलाओं के मुद्दे में, इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि पहले महिलाओं के साथ में कोई आपराधिक मामला नहीं हुआ, लेकिन जो सरकारों का रुख होता था वो बड़ा संवेदनशील होता। अब तो आप देख लीजिए कि सरकार जो है, ये सरकार तो ऐसी है, पहली सरकार देखिए भारत में ऐसी है जो बलात्कारियों को कानूनन तौर पर रिहा कर रही है। बिल्किस बानो के केस में देखिए आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को पढ़ा। तो अगर सरकार खुद जो है अगर अपराधियों को रिहा करेगी तो उससे मैसेज क्या जाएगा, उससे अपराधियों का तो हौसला बुलंद होगा। हमने देखा कि हमारे यहाँ के जो चैंपियन हैं, जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया, जिन महिलाओं ने, वो बैठी रही अपने उसके लिए, लेकिन ब्रिजभूषण के ऊपर उन्होंने कोई कार्यवाही आज तक नहीं की। Today, this press briefing is very important as it is being simultaneously held in each state throughout the country. Our senior people from Delhi, all over the country, have gone to different states to address the media about the forthcoming Bharat Jodo Nyay Yatra by Shri Rahul Gandhi. On 14th of January from Imphal, Manipur. Unfortunately, the Manipur government, at the behest of central government, is not giving necessary permission to take out the yatra, but it is our resolve to take out the yatra in any case, whether they allow or whether they don't allow. This is the second leg of yatra by Shri Rahul Gandhi ji, which is just double in distance and in area. 6,713 kilometers, covering 16 states, 100 parliamentary constituencies, 120 districts, and 337 assemblies during this yatra, which will culminate on 20th March at Mumbai. युवा बेरोजगार, the jobless youth of India, they deserve justice. Around 45%, so 45 among 100 youth are unemployed today. And today the unemployment rate is 45-year high and the number of jobless people has tripled. If you all remember, in the manifesto, the BJP manifesto of 2014, BJP had promised 2 crore jobs per year. But today, 1 crore which was 1 crore, the unemployment, which was 1 crore people in 2012, has increased to 4 crore people in 2022. So where are those 2 crore jobs every year that BJP promised to create? Then agriculture. Every hour in our country, one farmer is committing suicide. This government has brought this black law, which finally they had to withdraw. But after 750 farmers were already martyred by them. Same is with the labours. Congress government had started Manrega. Actually, here I would like to tell you that whenever Congress is strong, because it derives its power and strength from the people, so it gives back to people. You remember our right-based schemes, right to food, right to employment, right to education, right to health, and even right to information, which strengthens people. Whereas BJP government derives its power from the corporates' money.
So whenever they become powerful, the power goes back to the corporates. We see that in terms of farmers, in terms of unemployment rate, in terms of inflation rate again, my friends, is hovering around 6%, which is obviously very, very high as per the Reserve Bank of India data. Now the unemployment rate, it is stated that the unemployment rate among the youth, if you look at the graduates who are under 25, and again it's a government data, the unemployment rate is 42%. That's extremely high. উপভোক্তা বনাইছে আজি সকলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী বনাইছে আৰু হিতাধিকাৰী বনাই পেলাই তেখেতসকলৰ যেটো নিজৰ অধিকাৰ হ'ব লাগে যে তেখেতসকলে অৰ্থনৈতিক যেটো স্বচ্ছতা আহিব লাগে যিখিনি তেওঁলোকৰ উন্নয়ন হ'ব লাগে আৰ্থিক সেইখিনি যে কাঢ়ি লোৱা হৈছে গোটেই সম্পত্তি যিবিলাক ৰাজহুৱা সম্পদ ব্যক্তিগতকৰণ কৰা হৈছে আৰু ব্যক্তিগত কৰি অকল ধনী শ্ৰেণীক ধনী কৰা হৈছে ঠিক তেনেকৈ সোশ্যাল জাষ্টিসৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাইছো যে কেতবোৰ সম্প্ৰদায়ৰ ওপৰত অত্যাচাৰ বৃদ্ধি হৈছে মহিলাৰ ওপৰত অত্যাচাৰ বৃদ্ধি হৈছে আৰু ঠিক তেনেকৈ ৰাজনৈতিক বাতাবৰণটো অসুস্থ কৰি দিয়া হৈছে আৰু এই গোটেইবিলাক হৈছে আমাৰ যি সাংবিধানিকভাৱে ৰাজ্য শাসনৰ যি ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি আৰ্টিকল 36 বা 51 লে এখিনি উলংঘা কৰাৰ এখিনিক নাকচ কৰাৰ যত্ন কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে জনগণক সজাগ সচেতন কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে আজি মহিলাসকলৰ ওপৰত যেটো অত্যাচাৰ হয় এই অত্যাচাৰ হ'ব নালাগে কাৰণ তেখেতসকলেও সমান নাগৰিক ঠিক তেনেকৈ আমি দেখা পাইছো বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ ওপৰতো বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক বঞ্চিত কৰা হয় সেইখিনিও হৈছে আমাৰ যি সামাজিক ন্যায় তাৰ পৰিপন্থী সেই গতিকে এই গোটেইবিলাকৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছ দলে সংবিধান ৰক্ষা কৰিবলৈ যি যাত্ৰা কৰিছে সেই সংবিধান ৰক্ষাৰ যাত্ৰাত আমাৰ অসম অহা 18 তাৰিখে শিৱসাগৰ জিলাত নগালেণ্ডৰ পৰা প্ৰৱেশ কৰিব আৰু এটা ফোন নম্বৰ দিয়া হৈছে আমি সকলোৱে সংবিধানখন যেহেতু ভাৰতৰ জনগণে অৰ্পিত কৰিছিল আমি ইয়াক ৰক্ষা কৰাৰ দায়িত্ব আমাৰ নাগৰিক সমাজৰ আমাৰ দেশৰ নাগৰিকসকলৰ আৰু হে 9891802024 মিস কল দি এই যাত্ৰাৰ সহযাত্ৰী হ'ব পৰা যাব আৰু তাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ হোৱাটছআপ ফেসবুক ইনষ্টাগ্ৰাম বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ভাৰত জোড়ো এই থিমত আৰু তাত আমাৰ অসমৰ বাবে আমি অসমীয়াটো এই গোটেইখিনি প্ৰকাশ কৰিম আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে আজি এই বাৰ্তা নিশ্চয় যাব ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി നയിക്കുന്ന ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടം ഭാരത് ജോഡോ ന്യായ് യാത്ര ഈ മാസം 14-ാം തീയതി മണിപ്പൂരിലെ ഇംഫാലിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് മാർച്ച് 20-ാം തീയതി മുംബൈയിൽ അവസാനിക്കുകയാണ് 65 ദിവസക്കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വലിയ ഒരു യാത്രയാണ് രാജ്യത്ത് അദ്ദേഹം നടത്തുന്നത് കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനിടയിൽ മോഡി സർക്കാർ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ തകർത്തു എന്നുള്ള സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകളുമായിട്ട് കൂടിയാണ് ഈ പരിപാടി നടത്തുന്നത് നമുക്കറിയാം ബിജെപി ആർഎസ്എസ് സംഘപരിവാർ താൽപര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ താൽപര്യമല്ല അവർ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളൊരു വികാരത്തെ അല്ല മാനിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ആശയത്തെ തകർക്കുന്ന തരത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാൻ വിദ്വേഷ പ്രചരണം നടത്തി ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിച്ച് അതിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ സർക്കാരിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കോർപ്പറേറ്റുകളാണ് आज लगातार 10 साल से हम देख रहे हैं कि जनता की पीठ पर खंजर चाकू भोंकने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है वो कैसे किया है मैं एक एक पॉइंट आपको बताऊंगी कि इन्होंने 10 वर्षों में जो लोकतंत्र को चोट पहुंचाई है लगातार चुनी हुई सरकारें गिराकर जहां इनकी सरकारें नहीं बनी वहां जबरदस्ती इन्होंने विधायकों को खरीद कर हॉर्स ट्रेडिंग कर होटल में और रिजॉर्ट्स में उनको रखवाकर सरकारें तोड़ी हैं गिराई हैं और अपनी सरकारें बनाई हैं
मैं आपको बताऊंगी कि देश के युवा ने क्या झेला है पिछले 10 साल में। इन्होंने कहा था युवा बेरोजगार, अब भारत को बेरोजगार बनाओ। कैसे बनाओ? बेरोजगार लोगों की संख्या 3 गुना हो गई है। 1 करोड़ बेरोजगार 2012 से 4 करोड़ 2022 तक हो गए हैं। बेरोजगारी दर 45 वर्षों में हमारे देश में सबसे ज्यादा है। आज अगर देश का युवा नौकरी मांगता है तो आप पकौड़े की बात करते हैं, आप अग्निवीर जैसी स्कीम ले आते हैं, और जहां हमारे देश का युवा महीनों महीनों सालों सालों की तैयारी करके देश की आर्मी में भर्ती होना चाहता था, उन्हें भी आपने ठेकेदारी सिस्टम पर ला दिया। 4 साल की नौकरी और उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड बनाने के लिए आप हमारे युवा को आपने मजबूर किया है। I would like to invite all the people from Nagaland and the entire media fraternity to join us with this yatra. And you, the people of Nagaland and the people of media, can make use of a number which we are giving out here, where you can coordinate with this number by giving a missed call and participate in this yatra. We are releasing this pamphlet today, which will give out the details of the yatra. The number is 9891802024, and there is a website also, bharatjodonyayatra.com. You can get all the details of this one, and we sincerely request the people of Nagaland to participate in this People's Yatra for justice. The People's Walk for Unity and Justice, led by the living legend leader in India, Rahul Gandhi. Why we say a living legend is because he's the only one leader who had the courage and determination to walk India from the southern tip of Kanyakumari to the northern tip of Jammu and Kashmir, 6,000 kilometers plus, 136 days, lakhs and lakhs of people joining him in different parts of the state for building unity. Now it is a time to raise the voice for justice. आदरणीय साथियों, आज हमारे बीच बड़ी खुशी की बात है कि हमारे राष्ट्रीय महासचिव, प्रभारी महासचिव आदरणीय श्री रमेश चेन्नीथला जी, हमारे अध्यक्ष नाना भाऊ पटोले साहब, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान साहब, माणिक राव सर, हमारे वर्षा ताई, सभी लोग उपस्थित हैं। मैं ज़्यादा लंबी बात न करते हुए मैं सुरेंद्र राजपूत अगले आने वाले लोकसभा के चुनाव तक के लिए आपका यहाँ पर मीडिया का कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया है रमेश सर ने मेरे को। तो ज़्यादा लंबी बात न करते हुए हम लोग इस वक्त भारत जोड़ो न्याय यात्रा और आज की मीटिंग के संबंध में श्री रमेश चेन्नीथला साहब को सुनना चाहते हैं। देश में अन्याय, अहंकार और अत्याचार का बोलबाला केंद्र की और बीजेपी की हुकूमत की सरकारें जहां जहां हुआ वहां पराकाष्ठा पे पहुंच चुकी है। यदि आप उनसे मतभिन्न होते हैं, उनकी बातों से सहमत नहीं होते हैं, असहमत हैं या विपरीत विचारधारा रखते हैं उनके किसी मुद्दों को, तो आपके साथ ज्यादती होती है, आपकी आवाज दबाई जाती है। चाहे वो जिस फील्ड का व्यक्ति हो, देश का जिस भी क्षेत्र का वो कार्य करने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, पत्रकार हो, साहित्यकार हो, कवि हो, राजनीतिक दल हो, कोई वर्ग ऐसा छूता नहीं है कि जो बीजेपी की किसी भी प्रकार की नीतियों से यदि वो असहमत है तो उस पर अत्याचार होता है, उसको झूठे मुकदमों में फंसाया जाता है, उसे प्रताड़ित किया जाता है। उसके यहाँ जो संवैधानिक संस्थानों के द्वारा जांच एजेंसियां हैं उनसे अनर्गल आरोप लगा करके दबाने का प्रयास किया जाता है। ये सारा जग जाहिर हो चुका है कि जांच एजेंसियों ने पूरे लगभग 10 वर्षों में जितने भी लोगों के यहाँ कोई इंक्वायरी, छापे या FIR किए हैं, चाहे ईडी हो, चाहे CBI हो, चाहे इनकम टैक्स हो, वो 95% से ज़्यादा सिर्फ विपक्ष के ही लोग हैं या जो सरकार से असहमत थे, वो चाहे पत्रकार हों। तो ये जो आवाज उठाने का लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकार है,
हमारे साथ यदि किसी वर्ग के साथ न्याय नहीं हो रहा, अपने न्याय का हक मांगने का जो अधिकार है, अपने रोजी का, रोजगार का, अपने आर्थिक समानता का, इन सब चीजों को प्राप्त करने का जो एक मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकार की मांग करने वाले के ऊपर जो प्रताड़ना हो रही है, जो अत्याचार हो रहा है, जो फर्जी कानूनों में उनको दबाया जा रहा है, इन्हीं चीजों के खिलाफ न्याय यात्रा है।